नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करने वाले हैं और इसके बाद एक चैप्टर, छोटे छोटे 2-3 चैप्टर और होंगे जो एक एक क्लास में खत्म हो जाएंगे। ये मेंस्ट्रुएशन आपका बड़ा चैप्टर है, तो हो सकता है इसमें 3-4 क्लास लग जाएं अपने, है ना। तो आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एयर फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर छोटे छोटे एग्जामों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। तो आज मैं आपको छोटे से बहुत हाई लेवल तक भी ले जाऊंगा, जो आपके लेवल है उससे ऊपर लेवल तक आपको मैं पढ़ाऊंगा और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इस चीज़ को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। हम पहले फार्मूलाज वगैरह देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन 2D में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज अपना ये कारवा। मेंस्ट्रुएशन में आज हम लोग पढ़ेंगे 2D। सबसे पहली बात तो है कि 2D क्या है ना। 2D होता है और 3D होता है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। वैसे सारी आकृतियां जो इस सरफेस पे, मतलब कि एक लंबाई और एक चौड़ाई वाले सरफेस पे, जैसे कि आपका पेज, बुक्स जो होता है उसके पेज, नोटबुक के पेज, वो क्या है, 2D है ना। तो वैसी सारी आकृतियां जो एक पेज पे ड्रॉ कर दी जा सके आसानी पूर्वक, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का यूज होता है, उन सारी आकृतियों को अपन बोलते हैं 2D। क्या बोलते हैं, 2D, 2 डायमेंशनल। मतलब 2 डायमेंशनल की यूज से, एक्स और वाई एक्सिस की यूज से ये आकृतियां ड्रॉ की जाती हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ट्रायंगल के जितने पार्ट्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के जितने पार्ट्स होते हैं, सर्कल, ये आपके 2D के अंतर्गत आते हैं और 2D के अंतर्गत अनेक प्रकार के फिगर आते हैं। लेकिन आपको पढ़ना इतना ही है, ठीक है। 3D के अंदर जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, मतलब घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये आपको 3D के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो 2D के अंतर्गत हम लोग इस बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, तो स्टार्ट करेंगे अपना ट्रायंगल से। कल हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल एंड फिर पढ़ेंगे हम लोग सर्कल, ठीक है, सर्कल और सेमी सर्कल। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D, है ना। तो 3D में भी अपने 2-3 क्लास लगेंगे, 3 क्लास मान लो, यानी 5-6 क्लास में अपना इस चीज़ को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, ट्रायंगल। तो आपने 2D का मतलब समझ लीजिए कि 2D का मतलब क्या है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है क्षेत्र मिति। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया। एरिया जैसे क्षेत्र, जैसे आपका खेत होगा तो क्या है, क्षेत्र होगा। कोई क्षेत्र पे ही तो खेत होगा, फील्ड होगा। क्षेत्र जो है, खेत त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार या फिर वृत्ताकार भी हो सकता है। फील्ड वृत्ताकार होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। तो उसका परिमाप कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तरह तरह से अपने को ये चीज़ें जाननी होती हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे आज और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ फार्मूलाज को भी जानेंगे, ठीक है। तो 2D के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो देखिए, ट्रायंगल, है ना, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंड ट्रायंगल, ठीक है, एंड सर्कल। सर्कल, ठीक है। इस 3 चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे 2D के अंतर्गत। क्या क्या, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल, कल पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल एंड परसों पढ़ेंगे सर्कल, ठीक है। इनको आप जानेंगे। हालांकि इसमें पॉलीगॉन गया था, लेकिन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्कल, सेमी सर्कल तक जान लेंगे, सफिशिएंट है, ठीक है। क्लियर है चीज़। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ट्रायंगल से। 2D के अंतर्गत इन 3 फिगरों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल में कितने तरीके के फिगर होते हैं। ट्रायंगल में होते हैं 4 तरह के ट्रायंगल, यानी इसमें हम पढ़ेंगे कितनी आकृतियाँ, 4 आकृति। इसमें पढ़ेंगे कितनी आकृति, तो 5 आकृति, है ना। और इसमें पढ़ेंगे 2 आकृति, सेमी सर्कल एंड सर्कल। तो बोले तो 4 और 5 9 और 2 11 आकृतियों को अगर पढ़ते हैं तो इन्हीं 11 आकृतियों से मिलकर भी और सारी आकृतियां बनेंगी, ठीक है।
तो हम ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल के बारे में जानेंगे, ठीक है। और जैसे क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कितने सर्कल ट्रायंगल से बनता है, तो 2 ट्रायंगल से मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, 2 त्रिभुज से मिलकर एक चतुर्भुज आपका बनता है। क्लियर है चीज? तो देखिए ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया एंड आपका सर्कल एंड सेमी सर्कल हो गया। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, तो ट्रायंगल को स्टार्ट करते हैं और ट्रायंगल को समझते हैं, ठीक है। तो आइए ट्रायंगल में हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल पढ़ने हैं, ठीक है। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज है ना। त्रिभुज में कौन कौन से त्रिभुज आपके आएंगे? सबसे पहले आएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा कौन आएगा आपका? तो राइट एंगल के बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विलेटरल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। तीसरा क्या होगा आपका? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड चौथा क्या होगा? स्केलन ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल, ठीक है। हिंदी जाने तो इसको समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज शायद गलती लिखा चुका है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी थोड़ी सी वीक है। ना, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये क्या है? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, और इसको है विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर है चीज? तो हम लोग एक एक ट्रायंगल को स्टार्ट करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू करेंगे, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर स्केलन ट्रायंगल एंड इनको पढ़ने के बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे, इनसे संबंधित कुछ फॉर्मूलाज, कुछ थ्योरम्स, इनको समझेंगे। उसके बाद हम लोग इनका यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना राइट एंगल ट्रायंगल से। क्लियर है चीज? समकोण त्रिभुज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे समबाहु, फिर समद्विबाहु एंड विषमबाहु। क्लियर है चीज? कोई डाउट? बिल्कुल नहीं? तो एक बार आप इसे देख लीजिए ढंग से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पहला ट्रायंगल आपका है
राइट, है ना, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ गया। पहला है राइट एंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से ही जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ बताता हूँ, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ए बी एंड सी, ठीक है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल से पढ़ने हम लोग ट्रायंगल के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, त्रिभुज के बारे में जानते हैं। देखिए त्रिभुज में क्या क्या होता है उन बातों को। त्रिभुज में अगर देखा जाए तो त्रिभुज को दो तरीके से बुला सकते हैं, एक तो कोण के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर, है ना। तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होते हैं, अगर मैं बात करूं त्रिभुज के लिए, है ना। तो एक तो एंगल साइड, एंगल साइड, ठीक है, और एक लेंथ साइड बोल सकता है ना। लेंथ साइड, है ना। नाम देते हैं इसका ए बी एंड सी, ठीक है। तो अगर एंगल साइड की बात करें, अगर एक त्रिभुज के अंदर कोणों के आधार पर मैं बात करूं, ठीक है, कोण के आधार पर मैं बात करें इसको, है ना। तो कोण के आधार पर कैसे बात करेंगे, तो बोलेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इनका योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर बात की जाए तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब कोई भी फिगर जिसमें तीन कोणों और तीनों का योग अगर 180 डिग्री है तो आप उसे बोल सकते हैं कि त्रिभुज है ये। अब ये तो बाद की बात है ना कि त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है, ये तो बाद अपन डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो आप इतना जान सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर मैं मान लेता हूँ कि इसकी साइड, इस एंगल के सामने वाली साइड, इस एंगल के सामने वाली, इस एंगल है, इस एंगल के सामने वाली साइड ए है मान लेते हैं ना, ए लेंथ में ए सेंटीमीटर, ए मीटर, कुछ भी हो सकता है, ए किलोमीटर, कुछ भी। मैं मान लेता हूँ ए, है ना, इसको मान लेता हूँ बी एंड इसको मान लेता हूँ क्या, सी। मतलब सी के सामने वाले एंगल की भुजा को हमने सी लेंथ मान लिया, ए के सामने वाली भुजा को ए लेंथ मान लिया और बी के सामने वाली भुजा को हमने बी लेंथ मान लिया। तो देखिए अगर लेंथ की बात करें, अगर लेंथ साइड की बात करें तो दो बातें यहाँ से आपके सामने आएंगी कि देखा जाए तो त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है और दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। जैसे कि देखो यहाँ से मान लेते हैं कोई भी एक साइड ले लो, जैसे कि ए ले लेते हैं, है ना। तो ए का जो लेंथ होगा ना ये बड़ा होगा किसके, तो दो भुजाओं के डिफरेंस, यानी कि b माइनस सी के डिफरेंस से ये बड़ा होगा एंड b प्लस सी के डिफरेंस एडिशन से क्या होगा, छोटा होगा। ये क्या है, मॉड का साइन है। क्या है ये, मॉड है। मतलब कि हो सकता है कि c जो है बड़ा हो b से, तो डिफरेंस लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, लेकिन लेंथ तो निगेटिव नहीं होता है। इसलिए अगर ऐसा देखा जाए कि एक त्रिभुज है जिसमें जिसकी कोई भी एक भुजा आप ले लो, कोई भी एक भुजा ले लो, इन दो भुजाओं का योग से छोटी होगी और इन दोनों भुजाओं का डिफरेंस से क्या होगी, वो बड़ी होगी। तो वैसी आकृति, मतलब त्रिभुज होने के लिए भी ये कंडीशन फुलफिल करना होता है। जब साइड की बात करें, लेंथ साइड से अगर अपन बात करते हैं एंड एंगल साइड से, दोनों तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं ना। कभी कभी त्रिभुज में आपको एंगल नहीं साइड दिया रहेगा तो साइड्स के थ्रू भी हम माप सकते हैं ना कि क्या ये त्रिभुज है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल लूँ कि एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 + 2 4, 5 से छोटी हो जा रही है, जबकि ये क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था। तो बोल सकते हैं ऐसा त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं है, 2 2 और 5 वाली पॉसिबल ही नहीं है। अगर यही होता है 2 4 5 तो पॉसिबल है ना, कि 2 + 4 6, 5 से क्या है, बड़ी है, 5 + 4 9, 2 से बड़ी है, 5 + 2 7, 4 से बड़ी है ना। क्लियर है ये बात। मतलब दो भुजाओं का योग जो है ना
तीसरी भुजा से बड़ी होगी, और तीसरी भुजा जो होगी दो भुजाओं के डिफरेंस से क्या होगी, तो छोटी होगी। कोई भी दो भुजा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं बीच वाली भुजा बी ले लेता हूँ एक बार, तो बी ले लेते हैं तो बोल सकते हैं कि ये जो है ए माइनस सी से बड़ी होगी, एंड जो है ये ए प्लस सी से क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर है? एक बार हम सी ले लेते हैं, है ना, तो देख लेते हैं सी, तो सी क्या होगा, तो बोल सकते हैं b माइनस ए से ये बड़ी होगी, एंड b प्लस ए से क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर है चीज? मतलब बोल सकते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है, और दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटी होती है ना। तो यहाँ से दोनों बातें आपके लिए क्लियर हो गया। ट्रायंगल अगर होने के लिए दो कंडीशन को फुलफिल कराना जरूरी है, और ये दोनों कंडीशन हमने समझ लिया। एक तो अगर मैं बात करूं तो तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तब वो ट्रायंगल होगा। या फिर अगर भुजाओं के हिसाब से बात करें तो भुजाओं के हिसाब से हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है अच्छी? तो आइए अब हम चलते हैं, जब हमने ट्रायंगल के बारे में जान लिया तब हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, क्या इसका हिंदी होगा? तो समकोण त्रिभुज ये पहले भी अपन लिख चुके हैं, फिर से लिख देता हूँ, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या होगा? समकोण त्रिभुज। तो आइए समकोण त्रिभुज के बारे में अपन जानते हैं। समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज की खासियत ये है कि उसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का साइन ये है, मैंने इसका नाम दे दिया ए, बी एंड सी। इसको हम P मान लेते हैं परपेंडिकुलर, ये B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, है ना। तो यहाँ से एक कंडीशन ये बन के आता है पाइथागोरस थ्योरम से। पहला कंडीशन आपके सामने ये होगा कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर होता है H का स्क्वायर। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि इस समकोण त्रिभुज का अगर आपको परिमाप निकालना हो, क्या निकालना हो? परिमाप को अपन P से डिनोट करते हैं, P फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर है ना, हिंदी में बोले तो परिमाप। परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है कि ये जो साइड वाले जो तीनों लेंथ हैं इनका योग क्या होगा। जैसे ये P कितना सेंटीमीटर है, B कितना सेंटीमीटर है, H कितना सेंटीमीटर है। तो अगर आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालने का मतलब ये होता है कि ये जो साइड से कितना लेंथ बन रहा है इनका योग। तो बोल सकते हैं क्या होगा इनका योग? तो P प्लस B प्लस H क्या होगा? परिमाप P प्लस B प्लस H। आगे से हम परिमाप को किससे डिनोट करेंगे? तो आगे जब भी हमें परिमाप लिखना होगा तो हम उसको P से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब बात आती है कि एरिया, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलता है इसका। तो 1/2 P गुने D, मतलब कि आधार इंटू ऊंचाई, P गुने D। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर है? आधार इंटू ऊंचाई।
आगे से जब भी मुझे एरिया की बात आएगी तो मैं एरिया को ए से डिनोट करूँगा, ए फॉर एरिया, पी फॉर पेरीमीटर, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में ये बातें आपके सामने आ गई हैं। क्या आ गई? एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक तो ये आएगा पाइथागोरस थ्योरम। परिमाप कैसे निकलेगा? तो परिमाप चाहे समकोण का हो चाहे किसी भी त्रिभुज का हो, तीनों भुजाओं का योग होता है ना। एरिया कैसे निकालेंगे? तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अपन समकोण की ही बात नहीं करते हैं, किसी भी त्रिभुज के अगर एरिया निकालना हो ना तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला यही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बस उस पर आधार और आधार पे उसका लंब होना चाहिए, या नहीं है तो निकालेंगे। क्लियर है? तो आपने इस चीज को देखा कि इसका समकोण त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में 2-3 बातें और हैं, ठीक है, उसको समझो। एक आपके सामने समकोण त्रिभुज दिया है, एक आपके सामने समकोण त्रिभुज दिया है और बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़े से बड़ा वर्ग है ना। तो इस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? ये क्या है? वर्ग है ना, ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज, ये पी है, ये बी है और ये एच है, और इसमें जो वर्ग है बड़े से बड़ा, इसकी भुजा की लंबाई ए हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। तो पूछ रहा है आपसे ए बराबर क्या होगा, मतलब इस वर्ग की लंबाई क्या होगी, वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी। जैसे आपसे सामने सवाल ये आएगा कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इस समकोण त्रिभुज के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ए, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले इसकी भुजा निकालनी होगी। तो भुजा कैसे निकलेगा? तो इसका फॉर्मूला है पी इंटू बी अपॉन पी प्लस बी, पी इंटू पी प्लस बी। क्लियर है चीज? तो पहली बात आपने जाना कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़े वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो भुजा की लंबाई आपके सामने क्या होगी? पी बी अपॉन पी प्लस बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंबाई, और बी अपॉन बेस, है ना। क्लियर है चीज? तो यहां से हम निकाल लेंगे। एक समकोण त्रिभुज के अंदर अगर एक वृत्त हो तो उस वृत्त का रेडियस क्या होगा? मान लेते हैं ये ए है, बी है और सी है ना। ये पी है, ये बी है और ये एच है। हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका ये रेडियस, ऐसे अगर रेडियस दिया हुआ हो तो हमें रेडियस निकालना है, यानी हमें इसकी आर निकालनी है, छोटी आर। दे सकता है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, चाहे बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो मतलब आर यहाँ से क्या होगा? तो बोलेंगे आर बराबर होता है यहाँ से पी प्लस बी माइनस एच अपॉन में कितना? तो 2। क्लियर है चीज? पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2, मतलब लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। इससे हम आर को निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से कि अब जैसे अंदर है तो एक बाहर भी वृत्त बन सकता है ना। तो बाहर वृत्त बनने से उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जैसे मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है ना, ये आपके सामने दिया है, ये दे रखा है, ये P नाम देते हैं A, B एंड C, ये B है और ये क्या है आपके सामने? H है ना। तो आपसे पूछेगा कि समकोण त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बना है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब वृत्त की त्रिज्या अगर देखा जाए तो R, और R की बात कर रहे हैं तो यहाँ से R बराबर होता है इस कर्ण का हाफ। इस R बराबर क्या होगा? इस कर्ण का हाफ होगा। क्लियर है? R बराबर क्या होगा? इस कर्ण का हाफ होगा। क्लियर है जी? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, है ना। तो अपन बोल सकते हैं, एक तो हमने जाना कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो R निकालेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा, मतलब त्रिज्या निकालेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग की भुजा निकालेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकालेंगे। एक समकोण त्रिभुज के बाहर बनने वाले सबसे जो वृत्त है जो इसकी तीनों शीर्षों से गुजर रही हैं उसका रेडियस क्या होगा। तो उसका रेडियस आपके सामने क्या है? R बराबर h/2।
क्लियर है साइज? यहाँ तक आपने समझ लिया इस बात को। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें आपने जाना है, ठीक है। कुछ बातें और जानते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक ऐसा आपके सामने त्रिभुज देते हैं, एक ऐसा त्रिभुज देते हैं, है ना। ठीक है, और इसका नाम देते हैं हम ए बी एंड सी। बोले कि एरिया ऑफ ए बी सी। तो देखिए एरिया ऑफ ए बी सी निकालने के लिए आपके सामने इस लेंथ का तो मान दे रखा है, कितना दे रखा है, मान लेते हैं ये दे रखा है x, है ना। और बोल रहा है कि इसके ए सिर से आप हाइट डाल सकते हो, ठीक है। देखिए हमें इसका एरिया लेके आना है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, तो मैं उसको समझा दूं कैसे निकलेगा ये, है ना। मैं क्या करूंगा इसमें कि इसको जो है ना आगे एक्सटेंड करूंगा और यहाँ से मैं एक लंब डालूंगा, ठीक है। ये क्या डालूंगा, लंब डालूंगा। और इस लंब की ऊंचाई हमने मान ली कितनी, y। क्या मान ली हमने, y, ठीक है। तो अगर मुझे इस ब्लू वाले पार्ट का एरिया निकालना है ना, तो बोल सकते हैं यहाँ से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल लिखना होगा तो मैं ऐसे ट्रायंगल का साइन बना दूंगा, ए बी एंड सी इज इक्वल टू 1/2 x इंटू ये y। तो x तो हम इतना ही ले रहे हैं ना, इसी आधार की बात कर रहे हैं ना। तो जब मैं जितना आधार लूँगा उतना ही का एरिया वो निकल के बाहर आएगा। इससे ये पूरे का एरिया नहीं निकला, क्यों, क्योंकि हमने बेस को इतना नहीं लिया, हमने बेस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिया, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग समझ लेना। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी, समकोण त्रिभुज से संबंधित बातें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो जब समकोण त्रिभुज से बातें समझ में आ गई तो अब हम करते हैं प्रॉब्लम ऑन समकोण त्रिभुज, प्रॉब्लम ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। अब देखिए एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है, 3 4 5 है। तो अपन जानते हैं ना कि 3 4 जो 5 होता है वो क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है जो कि समकोण त्रिभुज होता है। भुजाओं का अनुपात दे दिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 यूनिट है तो अब सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। एक त्रिभुज है ना, जिसकी भुजाओं की लंबाई किस रेशियो में, 3 4 5। तो अपन मान लेते हैं ये 3x, ये कितना हो जाएगा 4x, और ये मान लेते हैं 5x, है ना। इस समकोण त्रिभुज में ही 3 4 5 के ट्रिपलेट बनते हैं ना। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल 72 यूनिट। क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है था मैंने, 1/2 4x इंटू 3x बराबर कितना दे रखा है, 72 यूनिट। देखिए 2 से कितना होना कटेगा, 2 बार में, और 6 से कितना होना कटेगा, 12 × 72, यानी यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। दैट इम्प्लाई बोल सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा, तो 2√3। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 3x है ना। क्या बोला, सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे छोटी भुजा आपके सामने 3x, तो यानी कि 3 × x की वैल्यू कितनी है, 2√3, यानी कितना आ गया आपके सामने, तो बोलेंगे 6√3। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, तो 6√3 आ गई। क्लियर है चीज सबसे छोटी भुजा की लंबाई 6√3 आ गई। तो एक समकोण त्रिभुज संबंधी सवाल था, इसे किए। आगे देखते हैं और भी समकोण त्रिभुज संबंधी सवाल हो। सेम सवाल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, तब भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ से एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, है ना, जिसकी भुजाएं किस रेशियो में है, तो 3x 4x एंड 4x इंटू 5x, ठीक है। और ये समकोण बनेगा। इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 1/2 4x इंटू 3x बराबर कितना दे रखा है, 216, क्योंकि एरिया के बराबर तो एरिया ही लिखेंगे ना,
हमने इस तरीके से इसका एरिया निकाला और सामने एरिया दे रखा था, यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 से कितना और कटेगा 6 बार, 2 बार में, और 2 3 6 से कितना और कटेगा 36, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। तो एक्स बराबर कितना हो गया 6। परिमाप की बात करें तो परिमाप कितना हो जाएगा 5x और 4x, 9x और 3x 12x, यानी पेरीमीटर कितना आपके सामने है तो 12x, और x की वैल्यू कितनी है 6, यानी 12 गुने 6 कितना आ गया तो 72 सेंटीमीटर। तो बोल सकते हैं त्रिभुज का परिमाप कितना है तो 72 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? बिल्कुल। आइए फिर से देखते हैं कुछ त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन। 2 त्रिभुजों के, हाँ देखिए 2, ये चलिए लास्ट में करेंगे। किसी त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 5 6 तथा 7 है, तो 5 6 7 ट्रिपलेट नहीं बनता है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ये समबाहु है, समबाहु, समद्विबाहु, देखिए किसी त्रिभुज की परिधि दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर, तो अंतःवृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। चलिए तो बात की बात है, लास्ट में देखेंगे हम। किसी कह रहे किसी समद्विबाहु समकोण, अब इसमें समद्विबाहु भी है समकोण भी है, चलिए कोई नहीं। त्रिभुज का कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, कोई बात नहीं। तो एक समद्विबाहु समकोण, तो समद्विबाहु समकोण कैसे बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु भी हो गए समकोण भी हो गए। मान लेते हैं एक भुजा x है, ये x है, तो ये कितना है 5 है ना। तो बोल रहे इसका क्षेत्रफल, तो जो बताइए ये x है तो ये कितना होना चाहिए, याद कीजिए हाइट एंड डिस्टेंस से पढ़ाया था, √2x होना चाहिए है ना। तो √2x की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, दैट इम्प्लाई x बराबर कितना हो गया यहाँ से तो 5/√2 हो गया ना। √2x = 5, तो x = कितना तो 5/√2। तो अब मुझे क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो 1/2 x × x, x की वैल्यू रख दो यहाँ से 1/2 है ना, 5/√2 × 5/√2। तो देखिए 5 5 25 बटा कितना हो गया 2 दूना 4, यानी 25 बटा कितना हो गया 4, तो 6 से 1 बटा 4 यानी 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया चीज़, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। समद्विबाहु समकोण कहने का मतलब ये जो परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। क्लियर है, समद्विबाहु समकोण कहने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, कह रहे कि किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण का दोगुना है, यदि विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज है ना, एक कोण दूसरे का क्या है दोगुना है, ये 90 डिग्री है। अब एक कोण है दूसरे का दोगुना और कर्ण कितना दे रखा है 10 दे रखा है ना, तो बोल सकते हैं ये 30 ले लो और ये 60 ले लो, और कोई एंगल पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, 30 और 60 ही पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि 30 के सामने की ये जो कर्ण होती है डबल होती है, तो ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगर बताइए 30 के सामने 5 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा 5√3। हाइट एंड डिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा ना। अब हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे 1/2 5 × 5√3, यानी 25√3 अपॉन कितना हो गया तो 2 बोल सकते हैं कितना, तो क्षेत्रफल क्या होगा 25√3 अपॉन में 2। क्लियर हो गया चीज़, कितना हो जाएगा 25√3 अपॉन में 2। समझ में आ गया ये चीज़। तो समकोण त्रिभुज संबंधित ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया है ना। ये लास्ट में करेंगे, ये भी समकोण नहीं है, समबाहु समद्विबाहु 12 15 चलिए कह रहा है क्या कि किसी त्रिभुज का आधार कितना है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है ना। देखिए किसी त्रिभुज का आधार जो दे रखा है 15 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 12, ये 12 ऊंचाई दे रखी है, आधार कितना दे रखा है 15 है ना, दे रखा है।
12 से एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है और आधार कितना है 20 है। देखिए यहाँ से है ना, कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। कोई बात नहीं, मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है इसका 2 गुना है, इसकी आधार की लंबाई 20 दे रखी है, अपने को x ऊंचाई लेके आना है। चलिए इसका हम एरिया निकालते हैं। एरिया 1/2 12 गुने 15, और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो 1/2 x इंटू 20। क्लियर है। कह रहा है कि ये वाला जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो अगर मैं दोनों को बराबर करने से पहले इधर 2 से गुना कर दूं तभी तो बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल ऑलरेडी इससे 2 गुना है। तो जब 2 गुना है तो मुझे बराबर करना है, तो मुझे इसको भी 2 गुना करना होगा तभी तो बराबर होगा ना। जैसे h फॉर एग्जाम्पल समझ लो इस चीज़ को, मान लेते हैं इसका एरिया 5 है, इसका एरिया 10 है। देखिए ये वाला एरिया जो है इससे 2 गुना है, तो मुझे 5 को इसके बराबर लाने के लिए या तो 2 से इधर गुना करो या फिर इधर 2 से भाग दे दो, तभी तो बराबर हो जाएगा ना। क्लियर है चीज़। तो हमने क्या किया, बराबर करने के लिए जैसे ही बीच में बराबर का साइन लाया, हमने उधर 2 से गुना कर दिया और ये चीज़ें बराबर हो गई। ठीक है, चलिए 1/2 से 1/2 कट गया है ना, 5 से करेंगे तो 5 3 15 एंड 5 चौका 20 एंड 4 3 कितना हो गया 12। तो बोल सकते हैं कि दैट इम्प्लाई x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 3 का 9 दूना 18। तो बोल सकते हैं कि और आधार 20 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 18 हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, है ना। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से अब हम लोग को पढ़ना चाहिए क्या, इतना कुछ करने के बाद अब हम लोग को किस पे आना चाहिए, तो हम लोगों को अब आना चाहिए आपके सामने, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है तो अब हमें पढ़ना किस पे चाहिए, तो अब हमें पढ़ना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट में राइट एंगल ट्रायंगल के बाद किसकी बात की थी, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बाद हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ लिया और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लिए, है ना। अब हम करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पे और यहाँ से लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। क्लियर है। तो चलिए हम समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आइए समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, नाम से क्लियर है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। जब सभी भुजाएं समान होगी तो सभी कोण भी समान होंगे, है ना। तो ये सारे कोण क्या होते हैं, 60-60 डिग्री होते हैं। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और सभी समान हैं, तो बोल सकते हैं ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री, और सारी भुजाओं की लंबाई हम ए एंड ए मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है जी। तो अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी आ गई हैं, तीनों कोण भी आ गया है। अब हम ऐसे त्रिभुज का परिमाप यानी कि P कैसे निकालेंगे, तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो 3a हो जाएगा ना। परिमाप कितना होगा, 3a, है ना। एरिया की बात करें, एरिया निकल के आएगा यहाँ से √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, मतलब √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से मैं h क्या है इस चीज़ को समझो, यहाँ से डाला गया लंब, ये अपने पास है h। ठीक है, मतलब किसी भी कोण से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब, उसको हम h बोलते हैं। और h का लेंथ क्या होगा यहाँ से, मतलब आपको बोला जाए तो h बराबर होता है √3a/2।
h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3a/2। क्लियर है। तो एक समबाहु त्रिभुज में अगर देखा जाए तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो 3a हो जाएगा। एरिया कितना होगा, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और हाइट कितना होगा, तो √3a/2 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं। जब डाउट नहीं है तो समबाहु त्रिभुज के बारे में और कुछ जानते हैं। जैसे देखिए क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है ना, मान लेते हैं इसके अंदर एक वृत्त है, एक समबाहु त्रिभुज, और इसके अंदर एक ऐसे वृत्त है, और इस वृत्त का हमें निकालना है क्या, R, A, B एंड C। ठीक है, इसकी सारी भुजाएं क्या दे रखी है, A है, और हमें क्या निकालना है यहाँ से, R निकालना है, AR। तो यहाँ से जो R होता है, ये R होता है आपके सामने क्या, a/2 √3। क्या होता है, मतलब भुजा को अगर हम 2√3 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, R निकल के आ जाएगा, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। क्लियर है। अगर मान लेते हैं कि इसके बाहर एक वृत्त हो तो क्या होगा, मतलब एक ऐसे एक समबाहु त्रिभुज के बाहर एक वृत्त हो, जैसे नाम देते हैं A, B एंड C। A एंड A, साइड A है, तो इसके बाहर एक अगर त्रिज्या हो तो उसका मान क्या होगा। ठीक, हमें इसका R लेके आना है, ER। तो मेरे प्यारे दोस्त R बराबर यहाँ से होगा a/√3। क्लियर है। यहाँ से देखिए ये वाला जो R है ना, इस R का आधा होता है। जैसे देखिए a/√3 यहाँ पे भी है, a/√3 यहाँ पे भी है, बट इसको आधा कर दिया, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से एक संबंध स्थापित होता है कि R बराबर क्या होता है, 2R होता है। मतलब बोलेंगे कि R अनुपात R का रेशियो कितना होगा, तो 2:1 होगा। R/R का रेशियो कितना होगा, 2। अगर ये R 5 है तो ये R कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ से नहीं, समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए एक बात मैं और आपको यहाँ से बता दूं कि एक समबाहु त्रिभुज है ना, ठीक है, तो ये वाला जो होता है ना, ये लंब भी है, ये लंब भी है, और ये माध्यिका भी होती है। अब माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका उसको बोलते हैं जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे। तो एक ही लाइन इसका लंब भी होता है और वही लाइन इसकी क्या होती है, माध्यिका भी होती है। ठीक है, तो लंब और माध्यिका दोनों एक ही लाइन होता है। क्लियर है। तो एक समबाहु त्रिभुज यानी A, B एंड C एक समबाहु त्रिभुज है ना, एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है जिसमें जो ये लंब होगा वही लंब क्या होती है, तो माध्यिका भी होती है। क्लियर है, वही लंब इसके माध्यिका भी होती है। ये बात आपको समझ में आ गई है ना। तो अब जब आपने समबाहु त्रिभुज के बारे में जो हमने जाना है, सबसे पहली बात तो एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे। फिर एक समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर एक वृत्त हो उसका त्रिज्या, बाहर एक वृत्त हो उसका त्रिज्या। फिर हमने इस समबाहु त्रिभुज के बारे में एक चीज़ और जाना है कि यही जो लंब और यही जो माध्यिका होती है। ठीक है, एक बात और आप लोग यहाँ से जानेंगे और वो क्या है, समझिए इस चीज़ को कि एक समबाहु त्रिभुज है ना, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट से इस तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई कुछ आपके सामने इस प्रकार है। मान लेते हैं इसकी P1 है, इसकी P2 है और ये क्या है, P3 है। मतलब परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर 2 और परपेंडिकुलर 3, A, B एंड C। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी भुजा यानी A निकालूँ तो A क्या होगा, तो यहाँ से A बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्त 2/√3 इंटू है ना P1 प्लस
P2 प्लस P3 क्या होता है 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर है चीज? कोई डाउट यहाँ से नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर समबाहु त्रिभुज के अंदर कुछ फार्मूलाज को देखे हैं। फार्मूलाज क्या है एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ, फिर अपन इसके संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो अभी क्वेश्चंस आएंगे उसको अपन डील करेंगे, ठीक है। फिलहाल अपन देखते हैं फार्मूलाज क्या है, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं फार्मूला से। सबसे पहले मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। ये क्यों होते हैं 60 डिग्री? क्योंकि अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यदि तीनों कोण बराबर हैं तो 180 में 3 से भाग देंगे तो एक कोण कितना निकल के आएगा 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तीनों कोण अपने कितने हो गए 60 डिग्री के हो गए। क्लियर है? अब बात आती है कि इसका पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर क्या हो गया P बराबर 3 × A, मतलब कि समान भुजाएं हैं तो अपन एक भुजा A लेंथ का है तो इस तरह 3 भुजाएं हैं तो हमने क्या किया A प्लस A किया, या फिर आप 3 × A कर देंगे, ठीक है। एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। अगर इसमें आपको ये हाइट निकालना है, इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी, तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या था √3a/2। ये बात भी क्लियर हो गया। फिर हमने इसके अंदर और इसके बाहर एक अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसके बाहर और अंदर की बात करें त्रिज्या निकालने की। एक समबाहु त्रिभुज इसके अंदर एक वृत्त है तो उसका रेडियस क्या होगा a/2√3, और बाहर एक वृत्त है तो उसका रेडियस क्या होगा r बराबर a/√3। एंड फिर हमने बताया था कि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो लंब होता है वही माध्यिका होती है, जो लंब होता है वही माध्यिका होती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं ना, तो आप इसको समझ के रखना कि जो लंब होता है वही माध्यिका होती है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट हमने क्या जाना था कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर किसी भी पॉइंट से, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो आप, चाहे ये पॉइंट आपके यहाँ पे भी हो सकता है, चाहे ये पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है। उस पॉइंट से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई आपके पास गिवन होगा, मतलब दिया हुआ होगा। वहाँ से आपको उस त्रिभुज का एरिया भी पूछ सकता है और आपसे उसका पेरीमीटर भी पूछ सकता है, साइड भी पूछ सकता है, इन रेडियस भी पूछ सकता है एंड सरकम रेडियस भी पूछ सकता है। कोई भी चीज़ पूछ सकता है। जब हम साइड निकाल लेंगे, तो साइड निकालने के बाद ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो साइड निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपके सामने, ये फॉर्मूला है कि साइड बराबर क्या होगा, तो A बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं हमने उसको क्या किया, फुलफिल कर दिया, आपको बता दिया। अब जब ज़रूरत की चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं तो हम कुछ सवाल कर लेते हैं एंड सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं अब इक्विलेटरल ट्रायंगल से संबंधित कौन कौन से सवाल आपके सामने हैं, है ना। ये नहीं है, अब देखिए कह रहा है क्या, यहाँ पे एक सवाल आपके सामने है कि एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या के बीच रेशियो कितना होता है, तो 2:1 का होता है ना। अगर 2 का मतलब 8 है तो बताइए 1 का मतलब कितना हो जाएगा 4। तो बोल सकते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैंने ये बात आपको बताई थी ना कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त और परिवृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं उनका रेशियो कितना होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर 1 होगी तो परिवृत्त की त्रिज्या 2 होगी, मतलब इनके बीच रेशियो हमेशा 2:1 का होता है। तो 2:1, तो परिवृत्त की त्रिज्या आपके सामने दे रखा है 8, तो हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी थी, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो अगर आपने थोड़ा सा भी फार्मूला पे ध्यान दिया है तो आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और फार्मूला ज़्यादा है नहीं, 3-4 फार्मूले हैं, 3-4 को अपने कंसेप्ट से समझा है तो आप आसानी से उसे डील कर सकते हैं। क्लियर है चीज? तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर मतलब समबाहु त्रिभुज के अंदर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में अभ्यंतर में किसी बिंदु से, है ना, क्या बोल रहे हैं, समबाहु त्रिभुज में अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरियां √3, 2√3 एंड 5√3 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप
वही फॉर्मूला जो आपके सामने है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें अभ्यंतर से किसी बिंदु से ऐसे, एक तो आपके सामने है √3, एक 2√3 और एक 5√3, है ना, लंबिक दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। एक तो है √3, एक है 2√3, है ना, और एक आपके सामने कितना है 5√3, है ना। त्रिभुज की परिमाप आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात तो है कि a बराबर हमने क्या फॉर्मूला बताया था कि 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, यही बताया था ना। तो देखिए P1 कितना है √3, 2√3, 3√3 प्लस 5√3, 8√3, यानी a बराबर कितना हो गया 2/√3, है ना, इंटू इन सब का लेंथ कितना हो जाएगा जोड़ा जाए तो 8√3, ये हो रहा है ना। √3 से √3 कट गया, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 16। हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या था 3 है, तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से इधर भी कर दिए, यानी 8 3 का 24 गुना कितना हो गया 48। तो बोल सकते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होगा तो 48 सेंटीमीटर होगा, 48 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है चीज़, कोई डाउट यहाँ से नहीं, समझ में आप लोगों को बिल्कुल आ गई होगी, है ना। तो उस फार्मूला से भी हमने एक क्वेश्चन कर लिया, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है आपके सामने। अब ये आपके सामने दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 400√3 वर्ग मीटर, तो उस त्रिभुज का परिमाप, यानी अब आपके सामने है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू a² भुजा स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400√3, यानी कि 400√3 दे रखा है ना। तो यहाँ से आपको क्या निकाल के लेके आना है उस त्रिभुज का परिमाप। तो सबसे पहले √3 से √3 काट देते हैं और ये 4 चौका 16, यानी a² की वैल्यू कितनी हो गई तो 1600, है ना। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 40, क्योंकि 40 का स्क्वायर ही 1600 होता है। हमें 3 ये चाहिए तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से इधर भी कर देते हैं, यानी कितना हो गया तो 120 मीटर। सारी चीज़ें वर्ग मीटर में है तो आंसर आपका किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, और आपका आंसर कितना हो गया तो 120 मीटर हो गया। क्लियर हो गया, कितना हो गया तो 120 मीटर। कोई डाउट यहाँ से नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ और क्वेश्चन जो अगर होगा तो। अब यहाँ पे कह रहा है सवाल आपके सामने कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है ना। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3 होता है, और क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू a²। ये क्षेत्रफल होता है, ये परिमाप होता है। तो कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, मतलब ये जो पेरीमीटर है और ये एरिया है ना। तो पेरीमीटर जो है ना एरिया का √3 गुना है, तो मतलब अगर मैं एरिया में √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे ना। तो देखिए √3 इंटू √3, 3 से कट गया, एक a से चला गया, यानी कि a बराबर कितना हो गया 4 हो गया, ये 4 इधर आ जाएगा ना। तो कह रहा है कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। प्रत्येक भुजा हमने a ही माना था ना, और a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4 यूनिट्स। क्लियर है चीज़। तो a का मान कितना निकल के आ गया आपके सामने 4 यूनिट्स आ गया, ठीक है। यही आपसे पूछ रहा था, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक सवाल और है कि किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई कितनी दे रखी है 6√3, है ना। तो बताइए, मैंने बताया था ना किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही उसकी हाइट होती है ना। तो माध्यिका ही उसकी क्या होगी हाइट होगी, यही बताया था ना हमने। तो हाइट का लेंथ दे रखा है कितना 6√3, तब त्रिभुज का परिमाप। तो बताइए अगर मैं भुजा ए मान लूँ तो इसकी माध्यिका यानी हाइट कितनी होगी, तो h बराबर बोल सकते हैं कितना होता है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है तो √3a/2। ये हाइट है और यही माध्यिका है, जो हाइट है वही माध्यिका है, और उसका लेंथ कितना दे रखा है 6√3, है ना। √3 से √3 कट गया,
यानी ए बराबर कितना आ गया 6 दूना 12। आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप, परिमाप निकालने के लिए 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से इधर, यानी परिमाप कितना निकल के आ गया, तो 12 यानी 36 सेंटीमीटर उस त्रिभुज का परिमाप है। क्लियर है, कोई डाउट? तो मेरे ख्याल से हमने जितने फार्मूला बताए थे आपको उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए, जिससे कि आपका कंसेप्ट और फार्मूला दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, आप इन्हीं कंसेप्ट को पकड़ के आप बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कर सकते हो जो आपके एग्जाम में आएंगे और जिससे आपको फायदा भी होगा। ठीक है, जब आप सेट लगाओगे, जब आप टेस्ट दोगे तो उनका डायरेक्ट बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है चीज़? तो आइए देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं शायद समद्विबाहु त्रिभुज से ही है। एंड मेरे ख्याल से अब हमारा क्वेश्चन का सेक्शन खत्म हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ लिया, अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात। ठीक है, अब हम करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। क्या? अब देखिए नाम से क्लियर है कि समद्विबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे देखो, है ना, अब ये समद्विबाहु जिसमें ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं हैं तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है और ये ए है, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, मतलब ये दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों को हमने डिनोट कर दिया। तो ये दोनों कोण भी आपके लिए क्या होंगे, बराबर होंगे। दो भुजाएं बराबर तो उसके दोनों संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है ना। अब इसका परिमाप निकाला जाए तो 2a + b हो जाएगा। क्लियर है, 2a + b। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हो जाएगा आपके सामने 2a + b। क्लियर है। अब देखिए इसका एरिया का फार्मूला निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस फार्मूला को याद ना करो। आप क्या करोगे, देखो यहाँ से, जब भी जैसे कोई समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। मैंने क्या बताया था, किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर लंब डालते हैं। ठीक है, अब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये जो लंब होगा इस सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि ये 13 है, ये भी 13 है और ये 24 दे रखा है। ठीक है, बोले कि इसका एरिया निकालने के लिए, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जब ये 13 है, ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा आधा कटेगा तो 12 हो जाएंगे, है ना। तो अपन जानते हैं कि नहीं जानते कि जो हाइट होगा क्या होगा, 13 12 और ये कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट चलता है ना। तो अब हमारे सामने इस त्रिभुज का एरिया निकालना क्या हो गया, आसान हो गया। कैसे, तो देखिए ये लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, तो एरिया कैसे निकलेगा, 1/2। बेस कितना है, तो बेस है आपके सामने 24 और हाइट कितना है 5, तो 2 से कितना हो रहा है 12 बार में 12 5 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सब जो है सेंटीमीटर में है तो। ठीक है, तो यहाँ से हमें एरिया निकल जाएगा। ठीक है, याद रखें कि हमेशा अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो हमें एरिया निकालने के लिए हम उसका हाइट निकालेंगे। और हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट निकालेंगे, फाइंड हाइट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, है ना, फाइंड हाइट। ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस। पाइथागोरस फ्रॉम। ठीक है, तो अपन इस जब भी समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो हम समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया का फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। जब हम एस्केलन ट्रायंगल बताएंगे तो वहाँ आपको हीरोन सूत्र भी बताएंगे, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं इसका एरिया, है ना।
हिरोन के सूत्र से भी आप समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ज़्यादा नहीं है, बस इतनी सी बात थी आपके लिए, है ना। दो बातें यहाँ पे संबंधित थी कि जो सामने से डाला गया लंब, जो दो भुजाएं समान है उससे डाला गया लंब सामने वाली दो भुजाओं को बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। क्लियर है चीज़? यानी कि यहाँ से जो मैंने बताया था ये चीज़, है ना, एक स्लाइड में आप इस चीज़ को और देख लो, है ना, ठीक है। ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो यहाँ से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। क्लियर है? ये बात आपके लिए क्लियर है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। ये जो हाइट होगा सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। क्लियर है? तो अब आइए हम समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर तो परिमाप का संभव मान ज्ञात करें। अब देखिए एक सवाल आपके सामने है यहाँ से, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है ना, तो परिमाप का संभव मान ज्ञात करें। अब देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं ना, पर संभव मान क्या हो सकता है। अगर एक 15 है, ठीक है, ये मान लेते हैं 15 है और ये 22 है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं तो समान होंगी ही होंगी। मतलब क्या है कि अगर ये 15 है तो ये 15 हो सकता है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है तो परिमाप का संभव मान ज्ञात करें। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके बारे में ये बात कर रहा है कि इसकी दो भुजाएं दे रखे हैं, तो कह रहे हैं उस परिमाप का संभव मान ज्ञात करें। तो परिमाप का संभव मान क्या होगा अपन देखते हैं। चलिए अगर मान सकते हैं कि देखिए या तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, है ना, या फिर ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो सोचो एक बार के लिए, मैं देखता हूँ कि कौन कौन सी भुजाएं इसमें बराबर हो सकती हैं, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर कंडीशन होगा, इस बात को समझते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि कोई भी दो भुजा ले, इसको 22 ले लीजिए और इसको 15 ले लीजिए। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसको कितना होना चाहिए था, 15 होना चाहिए था। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसको कितना होना चाहिए था, तो 22 होना चाहिए था ना। तो यह जो तीसरी भुजा है या तो 15 होगी, नहीं तो क्या होगी, 22 होगी। क्लियर है? तो जब अगर मान लेते हैं 15 होगी तो अपन बोल सकते हैं कि 15 + 15 + 22, यानी इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। या फिर अगर 22 होगी तो 22 + 22, मतलब इसको एक बार ले लो, ये 22 + 22 44 और +15, तो 44 और 15 कितना होता है, तो 44 और 15 अगर आप देखें तो 59 होगा, है ना। तो बोल सकते हैं या तो पेरीमीटर 52 होगा या फिर 59 होगा, 52 या 59। क्लियर हो गया चीज? तो आपको देखा जाना चाहिए था कि समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या था कि इसकी दो भुजाएं अपने लिए क्या होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन अपने यहाँ पे फुलफिल करेंगे, तो या तो पेरीमीटर 52 होगा या 59 होगा। क्लियर हो गया चीज? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आइए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज से कुछ और क्वेश्चन जो होंगे उसको कर लेते हैं ना। अब ये समबाहु त्रिभुज है। हाँ कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 544 सेंटीमीटर दे रखा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है ना। कितना दे रखा है, 544 सेंटीमीटर। तब प्रत्येक बराबर भुजा आधार का कितना है, 5/6। अब देखिए कह रहे हैं प्रत्येक जो बराबर भुजा है वो आधार का कितना है, तो 5/6। मतलब आधार का 5/6। अगर आधार को मैं 6x मान लूँ तो बराबर भुजा कितनी होगी, 5x एंड 5x होगी ना। और कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप कितना है, तो 544 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहली बात तो हमें x का मान लेके आना होगा, है ना। अच्छा एक बार बताइए, मैं यहाँ से लंब डालता हूँ, है ना। तो लंब डालूंगे तो 5x है, ये 6x है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x।
और ये भी कितना हो जाएगा 3x, तो ये कितना हो जाएगा 4x, है ना। क्लियर है, दो बातें यहाँ से क्लियर है। हमें चाहिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 1/2, आधार कितना है 6x और हाइट कितना है तो 4x। अभी आप लोगों को पता है ना कि 4x कैसे है, तो अपन जानते हैं ट्रिपलेट में कि अगर ये 5 है और ये 3 है तो ये कितना होगा 4 होगा। तो अगर ये 5x है ये 3x है तो ये कितना हो जाएगा 4x। हमें इसका मान लेके आना है, तो इसका मान तभी आएगा ना जब हम x का मान लेके आएंगे। तो x का मान देखते हैं कैसे निकल के लेके आएंगे। x का मान निकालने के लिए आपके सामने परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना होगा 5 और 5 10 और 6 16x, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तो 544 दे रखी है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 16 3 48 है ना, 48 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 16 चौके 64, यानी x बराबर आपके सामने यहाँ पे कितना है 34। चलिए देख लेते हैं, 2 से कितना बार कटेगा 2 बार में, यानी कि 12 इंटू एक्स इंटू 34 इंटू 34 है ना। तो अब देखिए यहाँ से कर सकते हैं 34 का स्क्वायर कितना होता है तो 1156, और 1156 में अपने किससे गुना करना है 12 से, यानी 34 का स्क्वायर होता है 1156, जिसमें अपने को गुना करना है 12 से। करेंगे तो कितना आएगा 12 6 72 का 2 आया 7, 12 25 60 और 7 67, 6 12 एकम 12 और 6 18, 1 12 एकम 12 और 13, यानी 13,872। कितना आया 13,872 आपका आंसर आया, जो कि इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होगा तो क्षेत्रफल होगा। क्लियर हो गया ये चीज़, कोई डाउट यहाँ से नहीं, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई और क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज से है या नहीं। ये आपके सामने है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए एक सवाल आपके सामने और है ना। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा उनके बीच का कोण कितना है 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एक त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं हैं जिनका मान कितना है तो 10 है एंड 10 है, और इनके बीच का कोण कितना है तो 45 डिग्री है ना। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब मुझे इसका क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से समझ लिए फॉर एनी ट्रायंगल, मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताता हूँ यहाँ से, फॉर है ना, फॉर एनी ट्रायंगल। फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर उसकी 2 भुजाएं, उसकी कोई भी 2 भुजाएं, जैसे मान लेते हैं कि ये A और B और इसके बीच का एंगल थीटा दिया हो, कोई भी 2 भुजाएं और उनके बीच का एंगल दिया हो, तो उस कंडीशन में हम उस त्रिभुज का एरिया कैसे लिखते हैं। एरिया जो लिखने का तरीका है 1/2 AB साइन थीटा। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रख लेना 1/2 AB साइन थीटा। कोई भी ट्रायंगल आपके सामने दिया हुआ है और उनके बीच की 2 भुजाएं और उन 2 भुजाओं के बीच का एंगल दिया है। किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी 2 साइड और उनके बीच का एंगल दिया हुआ हो तो हम इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे तो 1/2 AB साइन थीटा करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। BVI फार्मूला है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एरिया अगर हमें निकालना है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन को हाफ करके उसके बीच के एंगल का साइन थीटा अपन लेंगे, तो इससे अपने को इसका एरिया निकल के बाहर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे तो 1/2 AB, मतलब A भी 10 है और B भी 10 है, इंटू साइन कितना 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यानी 10 पर से 50, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब देखिए 50/√2 को अपन क्या लिख सकते हैं
25 गुने 2 और √2 से 2 कितने बार में जाएगा, तो √2 बार में, यानी कि 25 रूट कितना हो जाएगा 2। आपका आंसर कितना हो जाएगा 25√2। क्लियर है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आपने और जाना जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आपके लिए, ठीक है। उस कंसेप्ट को आपने समझा तो अच्छी बात है, उस फॉर्मूला को भी आप याद रखना है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ एंड देखता हूँ क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन है, नहीं है। अब देखिए जब हमने समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ लिया तो अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है एस्केलन ट्रायंगल की बात, है ना। अब हम पढ़ते हैं एस्केलन ट्रायंगल। देखिए आइए एस्केलन ट्रायंगल की बात करते हैं। एस्केलन ट्रायंगल क्या होता है ना। एस्केलन जी, एस्केलन ट्रायंगल मतलब विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज के बारे में आप थोड़ा जानें। विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, नाम से क्लियर है। विषम बाहु मतलब कि समबाहु था तो क्या था, समान था। यहाँ विषम है तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट बाहु हैं, इसकी भुजाएं हैं। नाम देते हैं ए, बी एंड सी। ए के सामने वाली भुजा ए है, बी के सामने वाली भुजा बी है एंड सी के सामने वाली भुजा छोटी सी। तो अगर आप इसका पेरीमीटर निकालें तो P बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे एक फार्मूला होता है ऐसे त्रिभुज का एरिया निकालने का, उसको बोलते हैं हीरोन का फार्मूला, हीरोन का सूत्र। अक्सर लोग उसको हीरो का सूत्र बोलते हैं बट एक्चुअल में हीरोन का फार्मूला है वो, ठीक है। यहाँ पे देखिए P बराबर क्या होगा, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इसका एरिया की बात करूँ तो देखिए एरिया कैसे निकलेगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये S क्या है, तो S आपका है सेमी पेरीमीटर, यानी कि S बराबर होता है यहाँ से A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। S क्या है यहाँ पे आपका, तो सेमी पेरीमीटर है, मतलब कि तीनों भुजाओं के सम का हाफ। क्लियर है चीज़। तो आपके सामने एरिया का फॉर्मूला निकल के आ गया एंड पेरीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। अब एक बात यहाँ से आप जानेंगे कि ऐसे त्रिभुज के अंदर एक वृत्त हो और ऐसे त्रिभुज के बाहर एक वृत्त हो, तो उस कंडीशन में हम उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इस बात को अपने को जानना है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, है ना। जैसे देखिए एक तो इसके अंदर है और एक में ठीक है, नाम देता हूं ए बी सी। ए बी एंड सी, ठीक है। अब मुझे इसका निकालना क्या है, रेडियस। एक तो आपके सामने ये छोटा आर है ना, और ये आपके सामने क्या है, बड़ा आर है ना। अब मैं इसकी भुजाओं का लेंथ भी देता हूँ, तभी तो अपन रेडियस निकालेंगे। भुजाएं जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, उसी तरीके से इसमें ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे इसका रेडियस निकालना हो तो आर बराबर यहाँ से होता है एरिया अपॉन एस। यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि आर बराबर इसके क्षेत्रफल में अगर अपन सेमी पेरीमीटर से भाग दे दें तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाता है, त्रिज्या निकल के आ जाता है ना। और अगर मुझे बड़ा आर निकालना हो तो बोलेंगे ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया। इन दोनों का ध्यान रखना आप लोग, ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया, ठीक है। इन दोनों फार्मूलाज को आप लोग बड़े ही ध्यान से समझ के चलना, ठीक है। ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा, ठीक है। ये दोनों फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। एंड चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड क्वेश्चंस के बाद अपन ध्यान में जैसे ही क्वेश्चन करेंगे ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज टू हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अभी एस्केलन ट्रायंगल में कुछ ज़्यादा नहीं था
और एक बात मैं आपको याद रखूं, बताऊं कि ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला आप किसी भी ट्रायंगल पे लगा सकते हो। मतलब कि एस्केलन ट्रायंगल का फार्मूला आप किसी भी ट्रायंगल पे यूज कर सकते हो, चाहे वो एरिया का हो, चाहे वो जो है आपके लिए रेडियस का हो, ये सारे ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है। मतलब इसको बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र। आप कुछ भी याद नहीं है, आप इस कंडीशन को अप्लाई कर दो, आपका एरिया भी निकल जाएगा, आपका रेडियस भी निकल जाएगा, आपका इन रेडियस भी, आपका सर्कम रेडियस भी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं आज का इसमें का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन क्या है इसका। अब स्केलन ट्रायंगल से संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने देखिए यहाँ पे कि एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात कितना है, 1/3, 1/4 और 1/5 तथा परिमाप 94 सेंटीमीटर। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है ना। अब देखिए इनका रेशियो दे रखा है कितना, आपके सामने रेशियो दे रखा है 1/3 = 1/5। तो सबसे पहले ये फ्रैक्शनल रेशियो है, तो आप इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने का तरीका है कि इनके जो हर है ना, इनका एलसीएम लेके सब में गुना कर दो। यानी कि 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 चौका 20, 30, 60, यानी सब में 60 से गुना करो। यानी कि आप सब में 60 से गुना कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक 60 से गुना कर दो, है ना, यहाँ पे भी एक 60 से गुना कर दो, एंड यहाँ पे भी एक 60 से गुना कर दो। तो 3 से कितना और कटेगा, 20 बार में। 4 से कितना और कटेगा, 15 बार में। 5 से कितना और कटेगा, 12 बार में। अब इन भुजाओं का रेशियो कितना हो गया, तो बोलेंगे 20:15:12, यानी 20 और 15 35 और 12 47। अगर देखा जाए तो इनका अनुपात में अगर देखा जाए तो परिमाप कितना हो रहा है, 47, जो कि संख्या में किसके बराबर है, तो 94 के बराबर है। तो एक का मतलब कितना हो गया, 2, 47 × 94। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी, 12 है, तो 12 मतलब कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी सबसे छोटी भुजा आपकी क्या हो जाएगी, तो 24 हो जाएगी। क्लियर है चीज, यानी सबसे छोटी भुजा आपकी हो जाएगी 24, जो कि आपसे ये पूछ रहा था, है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है कि 2 त्रिभुज हैं आपके सामने। क्या है, 2 त्रिभुज हैं जिनके आधार का अनुपात कितना दे रखा है, xy, तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है, ab। ठीक है, तो उनकी ऊंचाई, तो पहले त्रिभुज का आधार x है, चलिए एरिया निकालते हैं। 1/2 आधार x, और मैं उसकी ऊंचाई मान लेता हूँ h1, और दूसरे 1/2 आधार कितना है, तो y, और मैं इसकी ऊंचाई मान लेता हूँ h2। और इस तरीके से इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है कितना, तो a/b, चाहे a/b चाहे a/b बात बराबर है। 1/2 से 1/2 घट गया, यानी बोलेंगे कि h1/h2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये y जाके इधर गुना हो जाएगा, यानी ay/bx क्या हो जाएगा, ay/bx। ठीक है, तो बोल सकते हैं इनके परस्पर शीर्ष लंबों का अनुपात कितना होगा, ay/bx। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं। तो आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6:7, 5:6:7, और इसका परिमाप कितना दे रखा है, 54। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए 6 और 5 11 और 7 18, यानी कि रेशियो में जो 18 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 54। तो एक की वैल्यू कितनी देगी, 3। तो यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 15 है, दूसरी 18 है, तीसरी कितनी है, 21 है। एरिया निकालने के लिए अब यहाँ पे 15, 18, 21 क्या कोई ट्रिपलेट बन रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21 नहीं बन रहा है। 5, 6, 7 का ट्रिपलेट नहीं बनता है। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन का सूत्र लगाना होगा। तो हीरोन का सूत्र कैसे लगेगा, तो पहले तो s ज्ञात करें, तो s बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 और 11 कितना, 21 और 11 15 कितना हो गया, तो बोलेंगे 36 और 18, 36 और 18 कितना हो जाएगा, तो 54, 54/2 यानी कि 27। चाहे आप इसको ऐसे देख लो, 15 + 21
प्लस 18 बटा 2, यानी करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, है ना। समझ में आ गया। तो s का वैल्यू निकल के आ गया। तो एरिया निकालने का हमने फॉर्मूला बताया था ना, एरिया बराबर क्या होता है रूट अंडर s इंटू एस कितना है 27, s इंटू एस माइनस से, यानी 27 में से 21 जाएगा कितना बचेगा तो 6, 27 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 9, एंड 27 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 12, है ना। तो देखिए यहाँ से अब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक 9 है तो यहाँ से एक 3 निकल के आ जाएगा, है ना। 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 में से 3 3 का 9 3 27, तो यहाँ से भी एक 3 निकल के आएगा, है ना। आप 6 में से देखिए तो 6 में से यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो यहाँ पे एक 3 था और यहाँ से एक 3 निकल के आ गया। अब एक 2 बचा, 4 3 12 की बात है तो 4 दूना 8, यानी एक बचेगा यहाँ पे 2, एंड अंदर में क्या बचेगा रूट अंडर 6, यानी 3 3 का 9 3 27 दूना 54 रूट 6। तो आपका एरिया कितना निकल के आ गया 54 रूट 6। समझ में आ गया, एरिया कितना निकल के आया 54 रूट 6। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट नहीं। तो देखिए इस त्रिभुज का एरिया हमने कैसे निकाला, हेरोन के सूत्र से निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि ये त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज बन रहा था। कैसा त्रिभुज बन रहा था, तो विषमबाहु त्रिभुज बन रहा था। आइए देखते हैं आगे। चलिए इस सवाल को देखिए। सवाल ये आपके सामने है कि यदि एक त्रिभुज की परिधि 24 सेंटीमीटर और अंतःवृत्त की परिधि कितनी है 44 सेंटीमीटर, है ना। त्रिभुज की परिधि दे रखा है और अंतःवृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए एक वृत्त है, अंतःवृत्त की परिधि आपके सामने दे रखा है, अंतःवृत्त की परिधि दे रखा है आपके सामने 44, है ना। तो सबसे पहले इसका रेडियस निकालो। तो यानी कि अपन देख सकते हैं, हम इसकी रेडियस को r मान लेते हैं, तो बोल सकते हैं ना कि 2 पाई r बराबर कितना है 44 है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो r बराबर यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। और कह रहा है क्या, त्रिभुज का परिधि कितना दे रखा है 24, है ना। इस त्रिभुज का पेरीमीटर यानी कि p बराबर पेरीमीटर दे रखा है 24, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका आधा, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो अपन जानते हैं ना कि r बराबर क्या होता है एरिया अपॉन s, क्या होता है एरिया अपॉन s, है ना। r की वैल्यू आपके सामने कितनी है 7 है, एरिया हमें निकालना है, और s का मान कितना दे रखा है तो 12 दे रखा है। तो एरिया बराबर कितना हो गया 12 सते 84, मतलब a बराबर आपके हो गया 12 सते कितना 84, तो 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्लियर हो गया चीज़। आपके सामने इस सर्कल का पेरीमीटर दे रखा था, पेरीमीटर से हमें रेडियस निकल के आया। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन है, r बराबर क्या होता है एरिया अपॉन s, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपका, है ना। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक त्रिभुज का परिमाप आपके सामने दे रखा है कितना, तो एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल दे रखा है कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर तो तथा सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके सामने एक हमें पता है कि क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, जिसमें ये 17 है तो ये कितना होता है 8 और ये 15 होता है, 8 और 15 17, एक ट्रिपलेट चलता है। तो क्या मैं जोड़ के देख सकता हूँ कि इसका परिमाप 40 आ रहा है, तो 15 और 8 23 और 17 40, यानी कि क्लियर हो गया कि इसका परिमाप 40 जो दे रखा है सही दे रखा है। और सबसे बड़ी भुजा 17 है तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। अगर मैं बोलूँ कि इसका क्षेत्रफल भी एक बार फुलफिल कर लो, अगर क्षेत्रफल फुलफिल नहीं होता है इसका मतलब कोई दूसरी बात होगी। तो क्षेत्रफल फुलफिल करने के लिए क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 8 गुने 15, तो 2 से कितना हो रहा है 4 बार में, और 15 चौका कितना हो गया तो 60 हो गया। मतलब कि एरिया भी निकल के आ गया और परिमाप भी निकल के आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमने माना था वो चीज़ बिल्कुल सही है। तो इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है तो 8 है, तो यहाँ सबसे छोटी भुजा क्या निकल के आ गई 8 निकल के आ गई। क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं।
तो आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 9, 12 तथा 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो चलिए यहाँ से मैं एक पहले कंसेप्ट बताना चाहूँगा आप लोगों को, कंसेप्ट समझ लीजिए फिर अपन बात करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, एक त्रिभुज है ना, कोई भी, ठीक है, और इसकी माध्यिकाएं, माध्यिकाएं का तो आपको पता है क्या होता है, सामने वाली भुजा को 3 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, ये माध्यिका हो गई। मान लेते हैं इसका लेंथ है मीडियन m1, इसका लेंथ है m2 और इसका लेंथ है m3, है ना। तो इन माध्यिकाओं को मिलाकर एक त्रिभुज बना रहा हूं और कुछ इस प्रकार से बनेगा त्रिभुज, ठीक है। हमने माध्यिकाएं ले ली थी m1, m2 और m3, है ना। देखिए इन माध्यिकाओं की जो लेंथ है ना, इसको उठा के मैंने एक त्रिभुज बनाया। तो देखिए इस रेड वाले ट्रायंगल में और इस ब्लू वाले ट्रायंगल में क्या संबंध है, इस बात को देखते हैं। देखिए इसका एरिया अगर जो होगा वो क्या होगा, तो इसके एरिया में अगर हम 4/3 से गुना कर दें, समझना इस बात को, मतलब इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया तभी प्राप्त होगा जब हम छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया, मतलब इसकी माध्यिकाओं से बना जो त्रिभुज है उसके एरिया में अगर मैं 4/3 से गुना कर दूं तो हमें इसका एरिया निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC का एरिया बराबर, नाम देते हैं इनका त्रिभुज A, B एंड C। त्रिभुज ABC का एरिया बराबर 4/3 इंटू माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के एरिया को गुना करेंगे तो हमें त्रिभुज ABC का एरिया निकल के आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे, ठीक है। तो जब कंसेप्ट को समझ लिए तो ये सवाल बन जाएगा, एक त्रिभुज की माध्यिकाएं जो है आपके सामने किस लेंथ में है, तो 9, 12 और 15। तो अपन जानते हैं कि 9, 12 और 15 से एक ट्रिपलेट बनता है, यानी ये 3 माध्यिकाएं हैं किसी त्रिभुज के। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी ये माध्यिकाएं हैं। तो सबसे पहले इनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 9 × 12, ये तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब मैं इसमें 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया मिल के आ जाएगा जिसका ये माध्यिका है, ठीक है। तो चलिए 2 3 6 दूना 12, यानी 9 दूना 18 चौक कितना हो गया, 72। समझ में आ गया, 9 दूना 18 चौक 72, क्लियर है। तो उस त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, 72, जिनकी ये माध्यिकाएं हैं, क्लियर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या है, अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि 9, 10 तथा 11 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है। सिंपल सी बात है कि अपन यहाँ पे क्या लगा के आएंगे, हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। एक त्रिभुज है जिनकी भुजाएं दे रखा है आपके सामने कितना, 9, 10 और 11। तो S निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 + 11 + 10 यानी कि अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा 15। 20 और 10 30/2 15। तो एरिया बराबर क्या होगा, तो √S इंटू, यानी 15 में से 9 गया 6, 15 में से 10 गया 5 और 15 में से 11 गया 4। अब यहाँ से देखिए क्या क्या बाहर निकलेगा, 15 है तो एक 5 और एक 3 होगा, तो यहाँ से एक 5 और ये एक 5 बाहर निकलेगा, गुने। यहाँ से 3 बचा था, 6 है यहाँ पे, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एक 3 और यहाँ से एक 3 बाहर निकलेगा, और एक 4 में से 2 बाहर निकलेगा और अंदर क्या बचेगा, √2। तो 5 3 15 दूना 30√2। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने जो है मेंसुरेशन का हमने यहाँ से ट्रायंगल वाला पार्ट अभी समझा है। अब हम मेंसुरेशन का क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल वाला पार्ट समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंसुरेशन का क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायंगल वाला पार्ट को समझेंगे।
उस हिसाब से हमारा मेंसुरेशन का 2D खत्म होगा, फिर हम मेंसुरेशन के 3D में आएंगे और 3D में हम पढ़ेंगे आपके घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन और छिन्नक। ठीक है, तो वहाँ से भी हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, उनके एरिया, उनके परिमाप से संबंधित बातें की है। मेरे ख्याल से आप लोगों को जितना ज़रूरत है उससे हमने कहीं ज़्यादा आपको बताया है। तो आप इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करना, जितना बार हो सके रिवाइज करना। रिवाइज करोगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और आप टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने बताया हूबहू वही आपके टेस्ट में आएगा, चाहे आप किसी का भी टेस्ट लेके दो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप सभी का बहुत